हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। बेटा अपना ध्यान रखना, ठीक है। अपने आप को संभाल के रखना। आज का जो अपना टॉपिक है बेटा वो है समास। हम आज समास के बारे में पढ़ेंगे। तो समास की परिभाषा देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। ठीक है, ये हमारी समास की परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। जैसे यथा, आपको यथा का मतलब होता है बेटा जैसे। राज्ञः पुत्र, ठीक है, राज्ञः पुत्रः, इसका दो है बेटा, ये दो शब्द है ना। अब इनको दोनों को मिला के हमने एक शब्द बना दिया, राजपुत्रः। राजपुत्रः हमने शब्द बना दिया जिसका मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। ऐसे ही माता च पिता च, यहाँ दो से अधिक शब्द हैं, इनको हमने मिलाया और एक शब्द बना दिया, माता पितरौ। ठीक है बच्चा, माता और पिता, माता पितरौ। आपको ध्यान रखना है बेटा, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो हमारे पास समस्त पद बनता है जिसे हम समास कहते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है समस्त पद। समस्त पद का मतलब क्या होता है, पूर्व पद व उत्तर पद को मिलाने से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। और विग्रह क्या होता है, जब इनको अलग करते हैं। समस्त पद का मतलब क्या होता है, समस्त का मतलब होगा जुड़ना और विग्रह का मतलब अलग होना। तो जब समस्त पद को अलग अलग करके उसमें पुनः विभक्तियां लगा दी जाती है तो उसे विग्रह कहते हैं। ठीक है, समस्त पद को हमने अलग अलग किया और उसमें विभक्तियां लगा दी है तो उसे क्या बोलेंगे, हम उसका विग्रह बोलेंगे। ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ यथा उपनगरम। उपनगरम ये हमारा समस्त पद है, इसको हमने अलग अलग कर दिया है विभक्ति के साथ, नगरशः समीपम। ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति लगाई है हमने, षष्ठी विभक्ति लगाई है। ऐसे ही मास पूर्वः मासेन पूर्वः, इसमें हमने कौन सी विभक्ति लगाई है, तृतीय विभक्ति लगाई है। ठीक है, एक मास पूर्व या नगर के पास। अब देखो बेटा, इसमें उपनगरम ये हमारा समस्त पद था, अर्थात हमारा समास था और उसमें विभक्ति लगा के हमने उसका विग्रह कर दिया है। तो बेटा आपके एग्जाम में दोनों ही तरफ से आ सकते हैं, या तो आपसे पूछ सकते हैं कि वो आप समस्त पद बनाओ, या आपसे पूछ सकते हैं कि इसका विग्रह बनाओ। आपको समस्त पद दिया जाएगा, आपको उसको विग्रह करना होगा, या फिर आपका विग्रह दिया जाएगा, उसको आपका समस्त पद बनाना होगा। ठीक है बेटा, मेन जो समास के भेद होते हैं वो बेटा चार होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, चार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है बेटा, अब जो हमारा बेटा मेन चार हो गए समास के भाग। अब तत्पुरुष जो समास है उसके भी चार पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं, विभक्ति तत्पुरुष समास जिसमें हम द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्याय तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये हमारे बेटा तत्पुरुष समास के ही भाग हैं। कई बार हम दो अलग और निकाल देते हैं, कर्मधारय को अलग कर देते हैं, द्विगु को अलग कर देते हैं, तो समास के 6 भेद कर देते हैं, लेकिन मेन जो समास के भेद होते हैं वो 4 ही होते हैं बेटा। ठीक है, ये जो है तत्पुरुष समास के में आते हैं कर्मधारय और द्विगु समास। ओके बच्चा, अब बेटा जो हमारे सिलेबस है उसमें ओनली हम एट प्रेजेंट बेटा कोरोना के टाइम पे हम सिर्फ विभक्ति तत्पुरुष समास ही करेंगे। अव्ययी भाव समास हम पूरा करेंगे, तत्पुरुष समास में हम विभक्ति तत्पुरुष समास करेंगे और द्वंद्व समास में हम इतरेतर द्वंद्व समास करेंगे। ठीक है, बहुब्रीहि समास अभी हमारे सिलेबस में बच्चा नहीं है, तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास के बारे में, तत्पुरुष समास में विभक्ति तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व। अब बेटा आज जो हम पढ़ेंगे वो अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो दूसरी वीडियो है तत्पुरुष समास की और द्वंद्व समास की, मैं बाद में आप लोगों को समझा के बताऊंगी, लेकिन अभी आज जो है वो हम अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा अव्ययी भाव समास, अब देखो अव्यय, अब इसके जो है
अव्ययी भाव समास, इसमें ही अव्यय छुपा हुआ है। ठीक है, अव्यय, और अव्यय क्या होता है? जिस पर किसी भी लिंग या वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। वे शब्द होते हैं ना जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल या किसी की भी दृष्टि से उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो अब अव्यय क्या कहते हैं? अव्यय समास क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहता है कि इस समास में एक तो पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा वाला बात क्या कह रहा है ये कि अव्ययी समास में, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है और उत्तर पद कोई संज्ञा शब्द होता है। ठीक है, पूर्व पद में क्या आएगा? या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, अव्यय या उपसर्ग होगा। उपसर्ग कौन सा होता है? जो हम शब्द के आगे लगाते हैं उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। और अव्यय क्या होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तो एक ही बात हो गई हमारे लिए। तो नेक्स्ट है बेटा, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, अर्थात जो पूर्व पद होगा उसको ही हम प्रधान मानेंगे। जैसे यथा उपवृक्षम, उपवृक्षम का क्या है? वृक्षस्य समीपम, वृक्षस्य समीपम। यहाँ पे किस शब्द की प्रधानता होगी? किस शब्द की प्रधानता होगी? यहाँ पे उप शब्द की प्रधानता होगी। किसकी बजाय? वृक्ष की बजाय, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ना पूर्व पद, पूर्व मतलब पहले, पहले पद की प्रधानता होनी है, तो किसकी प्रधानता होगी? उप शब्द की प्रधानता होगी। अब है अव्ययी भाव समास में समस्त पद अव्यय बन जाता है। जब हम समस्त पद जो लेते हैं वो अव्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो जितने भी समस्त पद होंगे उनका हम विग्रह करेंगे, उसका अर्थ आपको बताएंगे। तो जितने भी समस्त पद होंगे ना बेटा, उनको क्या है? वो अव्यय बन जाते हैं अव्ययी भाव समास में। और हमेशा ही वो कैसे रहेंगे? नपुंसकलिंग एक वचन में रहेंगे। ठीक है बच्चा, अब फर्स्ट है बेटा जो हमारा अव्ययी भाव समास है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है पश्चात अर्थ में अनु उपसर्ग का प्रयोग होता है। पश्चात अर्थ में हम किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अनु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उपसर्ग अभी बताया है, जो शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। देखो समस्त पद क्या बना है? अनु हरि, हरे पश्चात। ठीक है, हरि के पीछे, तो अनु इसमें हमारा क्या है? उपसर्ग हो गया और हरि हमारा शब्द हो गया। अब हमने इसका विग्रह किया। विग्रह में मैंने आपको बताया था अभी कि उसमें क्या लगाते हैं? विग्रह कब करते हैं? उनमें विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, विभक्ति लगाकर अलग करते हैं ना, विग्रह को अलग विभक्ति लगाकर की जाती है। तो इसमें क्या बना? अनुहरि का हरे पश्चात, हरि के पीछे। ऐसे ही नेक्स्ट है अनुरथम, रथस्य पश्चात, रथ के पीछे। अनुकृष्णम, कृष्णस्य पश्चात, कृष्ण के पीछे। अनुविष्णु, विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे। अनुवृक्षम, वृक्षस्य पश्चात, वृक्ष के पीछे। ओके बेटा, पहला जो पॉइंट है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि अनु के साथ, अनु किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? हमने पश्चात अर्थ में प्रयुक्त किया है। विग्रह जब हमने किया है तो इसके पीछे पश्चात लगाया है। अब ऐसे ही जो सेकंड हम कर रहे हैं उसमें जो अनु है वो क्या है? योग्यता अर्थ में बताएगा। जो अनु है वो क्या बताएगा? योग्यता बताएगा। तो जैसे समस्त पद क्या बना है? अनुरूपम, तो रूपस्य है योग्यम। ठीक है, रूप के योग्य, उसमें पश्चात बताया था पीछे और इसमें योग्य। अनुरूपम, रूपस्य है योग्यम, रूप के योग्य। अनुगुणम, गुणस्य योग्यम, गुण के योग्य। अन्वहकृति ही, आकृति है योग्यम, आकृति के योग्य। और अनुभावम, भावस्य योग्यम, भाव के योग्य। ठीक है बच्चा, आपको ये दो बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि हम अनु जो शब्द है उसको पश्चात के अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं और अनु का हम, अनु अव्यय का हम योग्यता अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हमने समास पढ़ लिए हैं, उसके भेद पढ़े हैं और अब हम उसके भेद में अव्ययी भाव समास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? समीप अर्थ में उप उपसर्ग का प्रयोग होता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है। फर्स्ट पॉइंट हमने अनु पढ़ा है अव्ययी भाव समास में, सेकंड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उप। उप जो है वो समीप अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे उपनगरम, नगरस्य समीपम, नगर के समीप। उपवनम, वनस्य समीपम, वन के समीप। उपगुरु, गुरोः समीपम, गुरु के समीप। उपगंगम, गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। उपगु, गो समीपम,
गाय के समीप। उपनदी या उपनदम, नदा समीपम, नदी के समीप। उपग्रहम, ग्रहस्य समीपम, घर के समीप। ठीक है बेटा, तो जो उपसर्ग है वो किसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? समीप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। थर्ड पॉइंट है बेटा इसमें कि एक ही काल में संपूर्णता या स्वभाव आदि अर्थों में सह, अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बेटा कि सह के साथ हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है। हम हमेशा ही सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखो क्या है इसमें, सचित्रम, चित्रेण सह या चित्रेण सहितम, हम दोनों ही लगा सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं चित्रेण सहितम या चित्रेण सह। सपरिवारम, परिवारेण सह, परिवार के साथ। सज्ञानम, ज्ञानेन सह, ज्ञान के साथ। सगर्वहम, गर्वेण सह या सहितम, गर्व के साथ। फोर्थ जो पॉइंट है वो है बेटा अभाव के अर्थ में निर उपसर्ग का प्रयोग होता है। अभाव के अर्थ में हम निर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो हमारा समस्त पद क्या है? निर्जनम, जनानाम अभावः, लोगों का अभाव। ठीक है, सह के साथ तृतीय विभक्ति लगाई थी, अब यहाँ पे हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं बेटा निर उपसर्ग के साथ। ठीक है, निर्जनम, निर्जनम जनानाम अभावः, लोगों के साथ। अब इसमें देखो बेटा जनानाम अभावः, लोगों का क्या हो गई? बहुवचन हो गया ना हमारा। तो हमने इसमें एक षष्ठी बहुवचन का ही प्रयोग किया है। जो हमारी विभक्ति लगी है वो षष्ठी बहुवचन की लगी है, जनानाम अभावः, क्योंकि लोगों का अभाव, यहाँ लोगों मतलब बहुवचन हो गया। ऐसे ही निर्भयम, भयस्य अभाव या भय रहित, ये हमारा एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, मक्खियों का, ये भी बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है तो इसमें भी क्या लगाएंगे हम? कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही निर्जलम, जलस्य अभावः। निर्मनुष्यम, मनुष्याणाम अभावः, मनुष्यों का अभाव। निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः, विघ्नों का अभाव। निर्बाधम, बाधानाम अभावः, बाधाओं का अभाव। ठीक है बेटा, अभी आपने कौन कौन से पॉइंट कर लिए हैं? अनु किया है, सेकंड पॉइंट उप किया है, थर्ड पॉइंट सहा किया है और फोर्थ पॉइंट निर किया है। अब 2 पॉइंट और हम करेंगे। विप्सा, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है बेटा? विप्सा। विप्सा का मतलब क्या होता है? आकृति या बार बार अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, आकृति या बार बार अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे समस्त पद है हमारे पास, प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, हर रोज। अर्थ क्या बनाएगा? हर रोज। प्रतिक्षणम, क्षणे क्षणे इति, हर क्षण। ऐसे ही प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, हर एक। प्रतिग्रहम, ग्रहम ग्रहम प्रति, हर घर में। प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, ठीक है, हर अर्थ में। प्रति सप्ताह, सप्ताहे सप्ताहे इति, हर सप्ताह। प्रतिवर्षम, वर्षे वर्षे इति, हर वर्ष में। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास बेटा प्रति है, प्रति के साथ हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहाँ पे भी हमने देखो प्रति लगाया है वहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगाई है, जैसे दिनम दिनम, एकम एकम, गृहम गृहम। ठीक है, लेकिन इति शब्द के साथ हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, शणे शणे, सप्ताहे सप्ताहे, वर्षे वर्षे। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति और इति के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। 6th पॉइंट है अंतिकर्मणः अर्थ में यथा अव्यय उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, अंतिक्रमण अर्थ में किसका प्रयोग होता है? यथा अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे ये आता है बेटा एग्जाम में कई बार पूछे गया है, ये पहला वाला पॉइंट तो यथाशक्ति, शक्तिम अंतिक्रम्य। ठीक है, यथाशक्ति का मतलब क्या हो गया? शक्तिम अंतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। यथामति, मतिम अंतिक्रम्य, मति के अनुसार। यथा कालम, कालम अंतिक्रम्य, काल के अनुसार। यथा शास्त्रम, शास्त्रम अंतिक्रम्य, शास्त्र के अनुसार। यथा अर्थम, अर्थम अंतिक्रम्य, अर्थ के अनुसार। यथेच्छम, इच्छाम अंतिक्रम्य है, इच्छा के अनुसार।
यथा रुचिम, रुचिम अंतिकर्म है रुचि के अनुसार। और इसमें बेटा देखो शक्तिम, मतिम, कालम, शास्त्रम, अर्थम, इच्छाम और रुचिम सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये बेटा आता है यथाशक्ति, तो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आप अच्छी तरह से इन 6 के 6 जो हमने आपको अव्यय करवाए हैं बेटा अव्ययीभाव समास में, ठीक है, ये आपको करने हैं। अनु करवाया है, अनु का मतलब क्या होता है, पश्चात अर्थ में और योग्यता अर्थ में, ठीक है। दूसरा हमने करवाया था बेटा उप, उप का मतलब क्या होता है, समीप अर्थ में। और सह, सह जो संपूर्णता का भाव दिखाता है एक ही काल में, वो हो गया बेटा। और उसके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। निरुपसर्ग का हमने प्रयोग किया अभाव के अर्थ में, ठीक है। ऐसे ही विप्सा या आवर्ती, बार बार प्रति के साथ अभी हमने बनाया है। और अंतिकर्मणः जो है वो बेटा यथा के साथ प्रयोग हुआ है, ठीक है बेटा। आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको बार बार बेटा आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर बच्चा।